नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे साल की बात करने वाले हैं जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साल जो सिर्फ एक चिंगारी से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आग में तब्दील हो गया। 1857 ये वो साल है जब एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी ने पूरे देश को जैसे अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे और कैसे इसी आग ने आगे चलकर आजाद भारत की बुनियाद रखी। चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1857 से भी पहले। उस चिंगारी के भड़कने से पहले का माहौल कैसा था? देखिए, पूरा देश ना ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में एक तरह से घुट रहा था। लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी, एक असंतोष की आग ना अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बस इंतजार था तो एक हवा के झोंके का। और ये बेचैनी, ये गुस्सा यूं ही नहीं था, इसकी कई वजहें थीं। किसान जो थे वो भारी भरकम टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। कारीगरों के हाथ से उनका काम धंधा छीना जा रहा था, वो बेरोजगार हो रहे थे। और ऊपर से कंपनी एक के बाद एक राज्यों को हड़पती जा रही थी। मतलब माहौल एकदम तैयार था किसी बड़े तूफान के लिए। लेकिन देखिए, मजे की बात क्या है? इस पूरे विद्रोह की जो असली शुरुआत हुई ना, वो किसी राजा महाराजा के महल से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सेना के अंदर से। जी हाँ, उन्हीं भारतीय सिपाहियों के बीच से जो कंपनी की ही नौकरी करते थे। और उस पहली चिंगारी को दुनिया ने मंगल पांडे के नाम से जाना। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह थी बैरकपुर। इस नौजवान सिपाही ने अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोल दिया। उसकी ललकार सिर्फ बगावत नहीं थी, वो अपने धर्म को बचाने की एक पुकार थी। हाँ, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि उसने हजारों और सिपाहियों के दिलों में बगावत की आग को और भड़का दिया। और उनका वो नारा, हम अपना धर्म नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये इस पूरे संग्राम का, इस पूरे संघर्ष का दिल बन गया। लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये लोगों के विश्वास, उनकी पहचान और उनके सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। अब देखते हैं कि ये आग कैसे फैली और कैसे इसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। अब कहानी मेरठ पहुंचती है 10 मई 1857 को। हुआ ये कि 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया था। अब अफवाह या कहिए खबर ये फैली हुई थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए धर्म के खिलाफ था। बस उसी शाम बाकी सिपाहियों का सब्र टूट गया। उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को छुड़ाया और पूरे शहर में एक ही नारा गूंज उठा, दिल्ली चलो। ये सिपाही जब दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, वो एक नेता की तलाश में थे, एक ऐसे प्रतीक की तलाश में जो इस बिखरी हुई बगावत को एक चेहरा दे सके, इसे एक आंदोलन का रूप दे सके। और वो चेहरा उन्हें मिला 81 साल के बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर में। सच तो ये है कि वो शुरू में काफी हिचकिचा रहे थे, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें ही हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। और इसके साथ ही इस आंदोलन को वो राष्ट्रीय प्रतीक मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, विद्रोह का संदेश कैसे फैलाया गया? बहुत ही अनोखे तरीके से। कमल का फूल एक गांव से दूसरे गांव जाता था और रोटियां एक कस्बे से दूसरे कस्बे। ये सिर्फ फूल और रोटी नहीं थे, नहीं, ये बगावत के लिए तैयार रहने के खुफिया संदेश थे, एकता का पैगाम थे। अब ये बगावत सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में कई बड़े बड़े नेता सामने आए जिन्होंने अपने अपने इलाकों में आज़ादी का झंडा उठा लिया। कानपुर में कमान संभाली नाना साहिब ने, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। सोचिए, बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम तो आज भी बहादुरी का दूसरा नाम है। लेकिन इन सभी महान नेताओं में एक नाम ऐसा है जो आज भी हिम्मत और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, और वो है झांसी की रानी। जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत पर कब्जा करना चाहा, तो उनका जवाब एकदम साफ और दो टूक था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक रानी के शब्द नहीं थे, ये उस वक्त पूरे भारत के स्वाभिमान की आवाज बन गए। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया।
वो मर्दों की वर्दी पहनकर, अपने गोद लिए हुए बेटे को पीठ पर बांधकर, घोड़े पर सवार होकर खुद जंग के मैदान में उतर गईं। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। 1858 में वो लड़ते लड़ते शहीद हो गईं, लेकिन उन्होंने हार मानना कभी नहीं सीखा। अब सवाल उठता है कि इतनी बहादुरी, इतने बलिदान के बाद भी ये विद्रोह आखिर कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस विद्रोह की विरासत क्या थी, इसकी राख से कौन सी नई चिंगारियां निकलीं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आखिर ये बगावत नाकाम क्यों हुई? क्या वजह थी? इसकी कई बड़ी वजहें थी असल में। कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चल पाता, मतलब एक यूनिफाइड लीडरशिप की कमी थी। ये विद्रोह ज्यादातर उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा। सिख और गोरखा जैसी बड़ी लड़ने वाली ताकतें अंग्रेजों के साथ खड़ी रहीं। और सबसे बड़ी बात, विद्रोहियों के पास ना तो अंग्रेजों जैसे हथियार थे और ना ही वैसा संगठन। लेकिन हार के बावजूद इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और फौरी नतीजा निकला। देखिए, 1857 से पहले भारत पर एक व्यापार करने वाली कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। ये एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक बदलाव था। 90 साल। जी, यही फासला है 1857 से 1947 के बीच। भले ही इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसने आज़ाद भारत का वो बीज बो दिया था, वो सपना दिखा दिया था जिसे हकीकत बनने में 90 साल लग गए। ये आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो याद रखने वाली बात ये है कि 1857 की वो आग कभी पूरी तरह बुझी नहीं। जैसा कि किसी ने कहा है, 1857 मरा नहीं, वो तो बस सो गया था। और जब ये चिंगारी दोबारा जागी तो उसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।